हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस के भरतपुर संभाग के प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का सॉल्यूशन। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में जनन की विधि है। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट था आपके पास पुनरुद्ध भवन, ऑप्शन नंबर सेकंड था खंडन, ऑप्शन नंबर थर्ड था मुकुलन और ऑप्शन नंबर फोर्थ था विखंडन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो हाइड्रा में जनन की मुकुलन विधि पाई जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सामान्य दृष्टि की वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? कि व्यक्ति है वयस्क है, उसको सुस्पष्ट दर्शन है, सही से देखने के लिए अल्पतम दूरी है वो कितनी है? ऑप्शन फर्स्ट था इसमें 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड था ऑप्शन फर्स्ट था 25 मीटर, ऑप्शन सेकंड था 2.5 मीटर, ऑप्शन थर्ड था 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन फोर्थ था 2.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका इस क्वेश्चन का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगली क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया आपको ZnO प्लस सी मिलकर बनाते हैं Zn+CO। ठीक है, अब आपको पूछा गया इस क्वेश्चन में कि अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी यह जो एग्जाम्पल दिया गया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट था आपके पास संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सेकंड था विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर थर्ड था रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ था वियोजन अभिक्रिया। अब देखो, आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो यहाँ देखो ये जो जिंक ऑक्साइड है वो उत्पाद में किसके रूप में जा रहा है? जिंक बन रहा है, यानी यहाँ से जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम क्या बोलते हैं? अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। ठीक है, अगर यही देखोगे आप, इसी प्रकार आप यहाँ से देखोगे जो कार्बन है वो आपका बदल रहा है उत्पाद में कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब उसको बोलते हैं हम उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। इसी को उपचयन, और इस उपचयन को ही हम क्या बोलते हैं एक और शब्द में? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब क्या बोल देते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? या तो बोलो आप उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या फिर एक शब्द में बोलते हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन था मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट था 3:1, ऑप्शन नंबर सेकंड था 9:3:1, ऑप्शन नंबर थर्ड था 1:2, ऑप्शन नंबर फोर्थ था 1:1। तो देखो जो 3:1 है आपका, ये आपको मिलता है एकल संकर क्रॉस में। कम मिलता है ये अनुपात? एकल संकर क्रॉस में F2PD का लक्षण प्रारूप। लेकिन पूछा किसका गया है आपको? द्विसंकर क्रॉस में। तो 9:3:1 ये है आपका द्विसंकर क्रॉस में F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 9:3:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन था लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग मलिन हो जाता है। यानी जो लोहे की कील को आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हो तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? मलिन। अब पूछ रहा है आपको कि किसके कारण मलिन हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आयरन ऑक्साइड बनने के कारण, ऑप्शन नंबर सेकंड है आयरन सल्फेट बनने के कारण, ऑप्शन नंबर थर्ड है कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण, ऑप्शन फोर्थ है आयरन क्लोराइड बनने के कारण। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लोहे की कील को किस में डाला गया? कॉपर सल्फेट के विलयन में। यानी अगर आप एपी की अभिक्रिया किसके साथ कराते हो? कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन। अगर विस्थापन अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। तो अब देखो यहाँ उत्पाद के रूप में आपको क्या मिल रहा है? हमें उत्पाद के रूप में मिल रहा है आपको FeSO4। इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट। तो जो कॉपर सल्फेट लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर जो विलयन का रंग मलिन हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था? इसी FeSO4 के कारण। तो अब FeSO4 को क्या बोल रहे हैं हम? आयरन सल्फेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी आयरन सल्फेट बनने के कारण जो विलयन का रंग था वो क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, एक विलेन की पीएच का मान 14 है, तो ये किस प्रकार का विलेन है? कोई विलेन है जिसकी पीएच का मान कितना है? 14। अब ये पूछ रहा है विलेन किस प्रकार का है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है आपके पास प्रबल अम्ल, ऑप्शन नंबर सेकंड है प्रबल क्षार, ऑप्शन नंबर थर्ड है दुर्बल अम्ल, ऑप्शन नंबर फोर्थ है दुर्बल क्षार। देखो अब आपको पीएच से पता चल रहा है कि पीएच कितनी दी है? 14 है, ठीक है। अब आपको पता है पीएच की रेंज है वो कितनी होती है? 0 से 14, ठीक है। अब बीच में क्या होता है? 7। अगर 0 से 7 होता है पीएच का मान तब तो हम बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं? अम्लीय। और 7 से 14 होता है तब क्या बोलते हैं हम? क्षारीय, ठीक है। 7 से 14 के बीच में होता है तब क्या बोलते हैं इसको हम? क्षारीय। अब ये पीएच दे रखी है 14। अगर देखो 7 से 10 के बीच में होता या उससे कम होता तब तो हम बोल देते द्रवल क्षारीय, द्रवल क्षारीय। लेकिन इसकी पीएच कितनी दी हुई है? 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो तुम्हारा विलयन है पीएच 14 जिसकी वो विलयन कैसा है? प्रबल क्षारीय। कैसा विलयन है? प्रबल क्षारीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी प्रबल क्षार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा मुद्रा है, यानी कोशिका में ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एटीपी, ऑप्शन नंबर सेकंड है आरएनए, ऑप्शन नंबर थर्ड है डीएनए, ऑप्शन नंबर फोर्थ है एडीपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एटीपी। ऊर्जा की मुद्रा मुद्रा किसे कहा जाता है? एटीपी को, जिसका पूरा नाम होता है एडेनोसिन, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये इसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी 8 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक में बहने वाली धारा का मान क्या होगा? ठीक है। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है आपको 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सेकंड है 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर थर्ड है 25 एम्पियर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 50 एम्पियर, ठीक है। इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है जूल का तापन नियम वाला, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? आपको धारा निकालनी है, आई का मान निकालना है। तो आप इसको करोगे तो ये बन के आएगा आपका आई स्क्वायर बराबर H अपॉन आर टी। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको जो आर का मान है यानी प्रतिरोधक कितना दिया? 8 ओम, ठीक है। और एच का मान कितना है? 200 जूल। लेकिन समय का मान देखिए यहाँ क्या कह रहा है? प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब आपको 1 सेकंड, समय का मान कितना? 1 सेकंड। इस प्रकार आप आई निकाल सकते हो। एच की जगह क्या लिखोगे? 200 वटे आर की जगह क्या लिखोगे? 8 और टी की जगह क्या लिखोगे? 1 सेकंड। अब जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे 8 से 200 को, तो आंसर मिलेगा आई स्क्वायर बराबर आपको 25। लेकिन हमें किसका मान चाहिए? आई का। तो दोनों साथ रूट लगाएंगे तो आई का मान क्या निकल के आ जाएगा? 5 एम्पियर। क्या आ जाएगा? 5 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 एम्पियर, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 5 एम्पियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है आपको ओम बटे वर्ग मीटर, यानी ओम बटे मीटर का स्क्वायर, इस प्रकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड है ओम बटे मीटर और ऑप्शन नंबर थर्ड है ओम इंटू मीटर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास ओम इंटू वर्ग मीटर, यानी ओम इंटू मीटर का स्क्वायर। ये इस प्रकार कुछ बोला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी जो विद्युत प्रतिरोधकता है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है आपको कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका धनात्मक, ऑप्शन नंबर सेकंड है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर थर्ड है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर फोर्थ है बिंब की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? धनात्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि पेशीय कोशिका में ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। अब यानी पेशीय कोशिका के अंदर ग्लूकोज का विखंडन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव्य में किस में टूट जाता है? पायरुवेट में। किस में टूट जाता है? पायरुवेट में। अब पेशीय कोशिका में देखो क्या होता है? पेशीय कोशिका में जो ऑक्सीजन का अभाव होता है तो वहाँ पर जो पायरुवेट है वो आपका, आप देख सकते हैं चित्र में, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा के अंदर टूट जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका, मुंह में पानी आ जाना किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका जो मुंह में पानी आ जाना वो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पादपों में कायक प्रवर्धन के लाभ लिखिए। अब कायक प्रवर्धन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? अब देखो, पहला लाभ है आपका कि बीज न उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बनाए जा सकते हैं। दूसरा लाभ है, नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक समान होते हैं, क्योंकि जो कायक प्रवर्धन है वो अलैंगिक जनन का ही भाग है, अलैंगिक जनन की ही विधि है। ठीक है। अगला लाभ है, बीज रहित फल उगाने में भी मदद मिलती है कायक प्रवर्धन से, और पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका भी है कायक प्रवर्धन। तो ये है आपके कायक प्रवर्धन के लाभ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। जो लेंस है उसके मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। तो लेंस का वह फोकस बिंदु होता है, जो मुख्य फोकस है वो लेंस का कौन सा फोकस बिंदु होता है, जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से गुजरने के बाद या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दिखती हैं, उसे बोलते हैं हम लेंस का मुख्य फोकस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे क्या कहते हैं? उस लेंस की समंजन क्षमता क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। तो ओम का नियम कुछ इस प्रकार है कि किसी विद्युत परपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जो विभवांतर होता है वो उस जो विभवांतर होता है वो तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, परंतु शर्त एक है। शर्त क्या है? तार का तापमान समान रहना चाहिए, परंतु तार का तापमान क्या रहना चाहिए? समान, तापमान नहीं बदलना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं V समानुपाती R। जैसे ही आप समानुपाती का देखो, V समानुपाती I आएगा, यहाँ क्या आएगा? V समानुपाती I। ठीक है। V समानुपाती I। जैसे ही आप समानुपाती का निशान हटाते हो तो आपके पास एक समानुपाती नियतांक आएगा R। लेकिन ओम का नियम अगर पूछा जाए तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR। V क्या है यहाँ पर? V विभवांतर है, I क्या है? धारा है, और R क्या है? प्रतिरोध। अब R क्या है? एक नियतांक है, जैसे क्या कहते हैं? तार का प्रतिरोध। ठीक है। ये हो गया आपका ओम का नियम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपको, अगला क्वेश्चन क्या था, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? देखो, उसके पास काफ़ी पौधे थे, लेकिन या फिर और पौधों पर भी मेंडल अपना प्रयोग कर सकता था, लेकिन उसने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? तो इसको कुछ कारण है, उनकी वजह से मेंडल ने अब मटर के पौधे को ही अपने प्रयोगों के लिए चुना। पहला कारण था उसमें मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, यानी जो विपर्यासी लक्षण थे वे सही तरीके से दिखाई दे रहे थे मटर के पौधे में और पौधों की अपेक्षा। ठीक है। दूसरा कारण क्या था? इनका जीवन काल छोटा होता है। जो मटर के पौधे होते हैं वो इनका जीवन काल क्या होता है? छोटा होता है। तो इस प्रकार एक साल के अंतर्गत कई फसलें उगाई जा सकती थी। तीसरा कारण था, सामान्यतः स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागण भी कराया जा सकता है। लेकिन अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो मटर होती है, यानी मटर का पौधा होता है, उसके अंतर्गत स्वपरागण पाया जाता है, इसलिए मेंडल ने इसको चुना। और चौथा कारण था इस पौधे को चुनने का मेंडल का, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। क्या करता है? जो मटर का पौधा होता है वो एक ही पीढ़ी में क्या बनाता है? अनेक बीज बनाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गर्भ निरोधक युक्तियों के अपनाने के कोई 4 कारण लिखिए। ठीक है। तो इनमें पहला कारण था आपका, ये अवांछित गर्भ को रोकती हैं। मतलब हम कोई गर्भ नहीं चाहते हैं, शिशु की प्राप्ति नहीं चाहते हैं, तो इसको भी गर्भ निरोधक युक्तियाँ रोकती हैं, इसलिए महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। ठीक है। दूसरा कारण था, यह जन्मदन को नियंत्रित करने की अच्छी विधियां हैं तथा जनसंख्या विस्फोट को भी रोकती हैं। और तीसरा और चौथा कारण था, कॉन्डम या निरोध जैसे गर्भ निरोधक यौन संचित रोगों जैसे एड्स, सुजाक, हेपेटाइटिस आदि से सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है। ये कारण होते हैं गर्भ निरोधक युक्तियों के अपनाने के, यह कारण है जिनकी वजह से व्यक्तियों द्वारा इनको अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को रट के जाएं, आपको पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है। ये आपको डायग्राम से समझा सकते हैं इसको। उसके बाद है ये थ्योरी भी लिखनी होती है आपको उसमें, कि आधे बच्चे लड़के या आधे
लड़की हो सकती है। देखो अब लिंग निर्धारण क्या होता है, आपको पता है कि जो नर होती है उसके पास होते हैं आपके एक्स और वाई गुणसूत्र, जबकि मादा के पास क्या होते हैं, एक्स और एक्स गुणसूत्र। ठीक है, अब इनमें से आप जैसे ही क्रॉस कराते हो तो आज जो आपको संतान प्राप्ति है उसमें से आधे लड़के हो सकते हैं और आधी लड़की हो सकती है, यानी संतान प्राप्ति में नर और मादा के 50-50% चांसेस रहते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। अब देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो ये उस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे को अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, एक्स या वाई। ठीक है, जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ यानी प्राप्त हुआ तो वह लड़की, और जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत हुआ तो वह लड़का होता है। अगर देखो किसी भी बच्चे को अपने पिता से अगर एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है तो संतान के रूप में, मादा संतान के रूप में प्राप्ति होती है, और किसी को भी अपने पिता से यानी किसी भी बच्चे को अपने पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो वो संतान नर होती है। ये होता है मानव में लिंग निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, सूचक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। ठीक है, तो बे रासायनिक पदार्थों विलेन की प्रकृति का पता लगाते हैं कि विलेन अम्लीय है या क्षारीय, तथा इनका रंग या गंध या अम्लीय, क्षारीय, अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। यानी ऐसे रासायनिक पदार्थ जो विलेन की प्रकृति का पता लगाते हैं और इनकी रंग गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सूचकों के प्रकार की, ठीक है, तो सूचक होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कौन कौन से, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक तो प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, तीसरा गंधीय सूचक। अगर बात करें प्राकृतिक सूचकों की तो यह पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, पौधे के फूल और हल्दी, ये होते हैं आपके प्राकृतिक सूचक। ठीक है, अगर कृत्रिम सूचकों की बात करें तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि बात करें मेथिल ऑरेंज और फिनोक्ट्रिन। यदि गंधीय सूचक की बात करें तो इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। यह आपको पूछा जाता है 1 नंबर में कि गंधीय सूचकों का कोई उदाहरण दीजिए। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे प्याज और लौंग का तेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो आपको पेपर के अंतर्गत यह अभिक्रिया दी गई थी, MnO2 प्लस HCl मिलकर बनाते MnCl2 प्लस H2 प्लस Cl2, लेकिन मैंने इस अभिक्रिया को संतुलित करके पहले से ही लिखा है। अभिक्रिया संतुलित करने का मतलब है जो तीर का निशान होता है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड जितने परमाणु दिए हुए हैं दोनों साइड उन परमाणुओं की और तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो हमारे पास अगर बात करें हाइड्रोजनों की तो 4 हाइड्रोजन है, इस तरफ भी आप देख सकते हैं H2O में 2H2 यानी 2 × 2 यानी कितना हुआ 4। अगर बात करें मैंगनीज की तो यहाँ पर देखो तीर के लेफ्ट साइड में मैंगनीज एक है और तीर के राइट साइड में भी मैंगनीज एक है। अगर बात करें हम क्लोरीन की तो देखो क्लोरीन की भी देख सकते हैं हम 4 क्लोरीन है लेफ्ट साइड में, तो आप देख सकते हैं राइट साइड में कितने क्लोरीन है, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, यानी राइट साइड में भी कितनी क्लोरीन है 4। इस प्रकार यहाँ पर मैंने अभिक्रिया को पहले से ही संतुलित करके लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा समीकरण दिया था आपको कि कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर बनाना है कॉपर ऑक्साइड। देखो इसको हम संतुलित करेंगे, आप देख सकते हैं कोई लेफ्ट साइड है वहाँ पर कॉपर की संख्या कितनी 1 और राइट साइड है उसमें भी कॉपर की संख्या कितनी है 1, लेकिन आप ऑक्सीजन की संख्या देखोगे लेफ्ट साइड में तो वहाँ पर कितनी ऑक्सीजन की संख्या 2, लेकिन आप राइट साइड में देखोगे तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1। अब मेरे को जो राइट साइड में ऑक्सीजन 1 है उसको 2 करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो कॉपर ऑक्साइड है मैं वहाँ पर कितने का गुणा कर दूंगा 2 का। जैसे ही आपने यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के साथ 2 का गुणा किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 का गुणा यहाँ भी होगा तो ऑक्सीजन तो आपका वैलेंस हो जाएगा, लेकिन जो आपका कॉपर है वो कितना हो जाएगा डबल, यानी 2 हो जाएंगे। और अब लेफ्ट साइड में देखोगे तो कॉपर कितना है 1। अब मुझे क्या करना है, कॉपर को भी वैलेंस करना है, तो मैं क्या करूँगा कि जो कॉपर है उसमें 2 का गुणा और कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ 2 का गुणा किया तो आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया आपकी वैलेंस है, यानी 2Cu। अगर मैं इसको लिखूँ वैलेंस करके तो 2Cu प्लस O2 और ये मिलके क्या बना देंगे 2CuO, ये आपकी वैलेंस अभिक्रिया है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है, धातुओं के विद्युत अपघटनीय परिष्करण को चित्र सहित समझाइए। धातुओं का जो विद्युत अपघटनीय परिष्करण है उसको किसके द्वारा समझाना है, चित्र के द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये चित्र बना हुआ है और आप इस चित्र को एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। तो और अगर बात करें हम एनोड पर तो अशुद्ध तांबा है और कैथोड पर बात करता हूँ शुद्ध तांबा। ठीक है, और विलयन की बात करें कि जो विलयन है इसके अंतर्गत वह क्या है, CuSO4 प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है आपका, CuSO4 और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ CuSO4 है, ये क्या है यहाँ पर CuSO4 प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा, ये विलयन के रूप में मिलेगा आपको। अगर बात करें विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में चली जाती है। लेकिन देखो, जब क्या क्या किया जाता है कि विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में चली जाती है, और जितनी धातु एनोड से विद्युत अपघट्य यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में जाती है उतनी मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, मतलब जमा हो जाती है। अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, एनोड पंख। क्या कहते हैं, एनोड पंख। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका, पादपों में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, समझाइए। तो पौधे प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए अपने ऑक्सीजन अणुओं को प्रकाश से दूर की तरफ भेजते हैं। अब क्या करते हैं, पौधे प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन अणुओं को प्रकाश से दूर की तरफ भेजते हैं। अब प्रकाश से दूर की तरफ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वहाँ की कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं और वो पादप बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, यानी इस वजह से पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ये आपका चित्र है प्रकाशानुवर्तन का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आमाशय में पाचन को समझाइए। अगला क्वेश्चन क्या था, मनुष्य के आमाशय में पाचन को समझाइए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो जो मनुष्य का आमाशय होता है उसमें तीन चीज़ पाई जाती हैं, एक तो आपका पेप्सिन एंजाइम, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा श्लेष्मा। अब देखो जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, आमाशय के अंतर्गत वो प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करता है, जो अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, किसके लिए, पेप्सिन की क्रिया के लिए। यानी कि जो आपका पेप्सिन एंजाइम है वो केवल अम्लीय माध्यम में ही क्रियाशील होता है। अगर बात करें श्लेष्मा की तो श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा करता है। यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो एक खतरनाक अम्ल है, तो श्लेष्मा उससे आमाशय को बचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित कीजिए। यानी एक तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बतानी है आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत, और किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना है। तो अगर बात करें हम चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा की यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के चारों ओर चलने वाली काल्पनिक रेखाएं जो कि उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। और ये वाला चित्र बनाना था आपको, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये वाला चित्र बनाना था आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। यानी सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग है वो लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर है, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखता है क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। इस दौरान वायुमंडल के कणों से नीली और बैंगनी किरणें ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाती हैं। नीली और बैंगनी किरणें क्या हो जाती हैं, ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाती हैं, जबकि लाल और नारंगी किरणें कम प्रकीर्णित होती हैं। इस वजह से हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश ज़्यादातर लाल रंग का होता है और सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। यानी कि जो नीली और बैंगनी किरणें उनका ज़्यादा प्रकीर्णन हो जाता है, लाल और नारंगी किरणों का प्रकीर्णन कम होता है। इस वजह से हमारे पास जो हमारी आंखों से जो प्रकाश पहुंचता है हमारे आंखों के पास वो कैसा पहुंचता है, अधिकतर लाल रंग का। इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त का समय जो सूर्य है वो कैसा दिखाई देता है, रक्ताभ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए। बिंब को लेंस से, अधिकतर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। अब ये आपको बोला गया बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए,
इस बच्चे इसको क्या मान लेते हैं, प्रतिबिंब मान लेते हैं और वी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये गलती आप सबसे बड़ी करते हो कि जो बिंब है उसको प्रतिबिंब मान लेते हो, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। देखो आगे क्या कह रहा है कुछ, इसके द्वारा बिंब का लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। अब देखो अब बताया गया है कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। तो आपको अब चिन्ह प्रॉपर्टी का उपयोग करते हुए लिखना है। देखो किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, अब फोकस दूरी होती है उसको हम लिखते हैं एफ से। अब एफ से तो लिखते हैं, लेकिन जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो हम इसको क्या लिखें, एफ बराबर -30 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा है कि जो इसके द्वारा बिंब लेंस से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना रहा है, 20 सेंटीमीटर पर। अब इसका भी ध्यान रखना है आपको, जो अवतल लेंस प्रतिबिंब बनाता है वो इसी साइड बनाता है, यानी एक्स ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ। तो जो बिंब की प्रतिबिंब की दूरी है वो भी कैसी होगी, ऋणात्मक, यानी वी बराबर, और जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे किससे लिखते हैं हम, वी से। तो वी बराबर -20 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब u का मान आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपको, u का मान, ठीक है। इस प्रकार लिखना है सबसे पहले तो आपको। अब क्या करेंगे, हम लेंस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, यानी लेंस सूत्र से, किससे, लेंस सूत्र से। अब आपको बताया कि लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हमारे पास देख सकते हैं हमें किसका मान चाहिए, 1/u, यानी u का मान चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं क्या, आप भी ऐसा ही करोगे। करना क्या आपको कि जो ये वाला u -1/u दिख रहा है इसको 1/f की जगह लाओ और 1/f को इसकी साइड ले जाओ। तो देखो माइनस की संख्या को अगर आप बराबर से उस साइड ले जाओगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, यानी 1/u बराबर, अब 1/v तो पहले ही था, अब मैं इस वाली प्लस की संख्या को उस साइड ले जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, यानी -1/f, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/u, अब 1/u निकालना है तो ये इसको तो ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, लेकिन 1/v, अब देखो जो v का मान है माइनस में कितना है, कितनी दूरी पर बन रहा है आपका प्रतिबिंब, 20 सेंटीमीटर, कितना, तो ये क्या हो जाएगा -1/20। अब ये फॉर्मूले का माइनस। अब आप देख सकते हैं कि जो आपको फोकस दूरी दी हुई है वो किस में दी हुई है, माइनस में, किस में दी हुई है, माइनस में। तो इसको लिखेंगे हम कोष्टक लगा के -1/30, क्या लिखेंगे, -1/30, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 1/u बराबर -1/20। अब आपको पता है कि माइनस इंटू माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस, यानी 1/30। अब आप हम क्या क्या लेंगे, इसका एलसीएम। अब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 60, कितना आएगा, 60। अब इसका एलसीएम 60 आ रहा है तो आप देख सकते हैं 20 का भाग दोगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 का गुणा 1 से करोगे तो क्या जाएगा, -3, ठीक है। इसी प्रकार 30 का भाग 60 में दोगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार, और 1 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है। अब ये क्या जाएगा, 1/u बराबर, अब देखो -3 से 2 का कम करोगे तो कितना बचेगा, -1/60। अब किसका मान चाहिए हमें, किसका मान चाहिए, तो मान किसका चाहिए हमें, मान चाहिए आपका किसका, u का, किसका मान चाहिए, u का। तो u का मान कितना आ जाएगा, इसको उल्टा करते हैं तो u बराबर -60 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, u बराबर -60 सेंटीमीटर। यही पूछा गया था, देखो आपसे क्या पूछा गया था कि जो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए। तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखना है कि प्रतिबिंब उसका 20 सेंटीमीटर पर बने, तो उसको आपको कितनी दूरी पर रखना है, u बराबर -60 सेंटीमीटर। अब देखो ये माइनस क्या दिखा रहा है कि जो आपका बिंब है, बिंब भी उसी साइड रखेगा जिस साइड आपका प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको हल करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, परागण किसे कहते हैं। तो परागकणों का पुष्प के परागकोश से वर्तकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण। अब ये प्रक्रिया किसके द्वारा हो सकती है, तो यह प्रक्रिया आपकी हवा, पानी एवं जीव जंतु परागकणों के लिए वाहक का कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आपके हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या जीव जंतुओं के शरीर से चिपकने के द्वारा भी हो सकती है। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस चित्र को आप एनसीईआरटी से भी बनाना सीख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका। अब देखो यहाँ से अथवा वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपको। अब ये क्वेश्चन देखो, वो तो मेन क्वेश्चन था आपका, लेकिन अथवा में आपको क्या दिया गया था, वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम। तो वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन था, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता, मतलब जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं होता तब क्या होगा। तो देखो, जब अंड का निषेचन नहीं होता तब क्या होगा, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है, यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। यानी जो गर्भाशय की भित्ति है वो निषेचित अंड को प्राप्त करने के लिए तैयार रहती है और मांसल और स्पंजी हो जाती है, जो कि भ्रूण के विकास के लिए अत्यधिक जरूरी है। लेकिन यदि निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती। निषेचन नहीं है तो इस भित्ति की आवश्यकता भी नहीं है। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यानी निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की दीवार धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है और इसे क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। अब 45 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप यानी रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, रजो निवृत्ति। क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, जूल के तापन नियम को समझाइए। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, देखो, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी इसको अगर हम लिखें शॉर्ट में तो एच समानुपाती आई स्क्वायर। क्या होता है, एच समानुपाती आई स्क्वायर। ठीक है। दूसरा प्रतिरोध के समानुपाती, यानी एच जो ऊष्मा होती है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है, तो एच समानुपाती आर। तीसरा विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती, तो एच समानुपाती टी, एच समानुपाती टी। तो इस प्रकार अगर इसको आप मिलाकर लिखोगे तब आपका बन जाएगा, अर्थात एच बराबर आई स्क्वायर, क्या बन जाएगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। यही होता है आपका जूल का तापन नियम। अगला क्वेश्चन था आपका कि किसी विद्युत स्त्री से अधिकतम तापन दर के लिए 800 वाट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है। देखो, एक तो अधिकतम तापन दर के लिए ऊर्जा कितनी उपयुक्त होती है, 800 वाट की, तथा 360 वाट की दर से उस समय उपयुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम होती है। विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है। तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा विद्युत प्रतिरोध के मान ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, इसके लिए करना है आपको कि जो एक तो अधिकतम तापन की दर है और एक निम्नतम तापन की दर है, तो दोनों के लिए सबसे पहले तो शक्ति लिखनी है। तो शक्ति दी है, देखो P1, अगर मैं अधिकतम तापन की दर को मान लो P1, तो उसके लिए शक्ति क्या है, 800 वाट। लेकिन जो निम्नतम तापन की दर है उसके लिए शक्ति क्या है, P2 मान लें अपन, तो कितनी, 360 वाट। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो वोल्टेज है दोनों के लिए वो सेम है, कितना है, 220 वोल्ट। कितना है, 220 वोल्ट। अब आपको क्या करना है कि दोनों प्रकरणों में, यानी अधिकतम तापन की दर में और निम्नतम तापन की दर में क्या करना है, एक तो विद्युत धारा का मान निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, प्रतिरोध का मान। तो देखो, आप क्या कर सकते हैं यहाँ, इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पर पहले P बराबर वी आई। अब P बराबर वी आई जैसे ही आप फॉर्मूला यूज करोगे, P का मान है आपके पास 800 वाट और V का मान है 220 वाट। तो इसके लिए आपका आई का मान निकल जाएगा। अब आई का मान निकलने के बाद दोनों में क्या करोगे आप, V बराबर आई आर, यानी ओम का नियम उपयोग करोगे। पहले आप P बराबर वी आई यूज करना, उसके बाद जैसे ही आपको आई मिल जाए, तो V तो आपके पास है 220 वोल्ट और आई आपको मिल जाएगी, आर इससे भी निकल जाएगा। दोनों कंडीशनों में ऐसे ही होगा। तो इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा स्पेशली अलग से करा के बता दूंगा आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था आपका अथवा के नीचे, अथवा में दिया गया था कि R1, R2 और R3 प्रतिरोधकों की 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम संयोजन का चित्र बनाकर परपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये समांतर क्रम संयोजन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि जो सूत्र है, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है, उसको उत्पन्न करना है। अब क्या करोगे आप, देखो, सबसे पहले तो क्या करना है आपको कि अब आपको पता है कि जो प्रत्येक प्रतिरोध में वो धारा अलग होती है। तो मैं धारा को क्या लिख सकता हूँ, फिर एक कुल धारा को मैं आई मान लूँ और तो
तीनों प्रतिरोधों में यानी R1 R2 में धारा, अगर R1 की धारा में I1 मान लूँ और R2 की धारा को मैं I2 मान लूँ और R3 की धारा को I3 मान लूँ, तो कुल धारा किसके बराबर होगी? I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। अब आपको पता है कि तीनों में विभवांतर जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें विभवांतर का मान समान रहता है। क्या रहता है? V रहता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर उपयोग करें ओम का नियम तो हमें पता है V बराबर IR होता है। लेकिन ये तो ठीक है, अब मैं I1 के लिए लिखूँ तो क्या बन जाएगा? I1 बराबर V/R1। इसी प्रकार I2 बराबर क्या बन जाएगा? V/R2। और इसी प्रकार R I3 बराबर क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा V/R3। ठीक है। अब इन तीनों को जो I1 I2 I3 के मान आए अगर मैं यहाँ पर रख दूँ और I का मान यहाँ से निकाल के, तो देखो क्या बनेगा? I का मान क्या हो जाएगा यहाँ से? देखो अब यहाँ से I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? I का मान V बराबर IR, यानी I का मान क्या है? V/R बराबर, अब I1 का लिखोगे तो क्या लिखोगे? V/R1। इसी प्रकार I2 का V/R2 और इसी प्रकार इसका लिखोगे I3 का तो V/R3। ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास V कॉमन आ सकता है, तो मैं इसको लिख दूँ V। अब देखो जो R है मैं इसको लिख दूँ RP, यानी P का मतलब पैरेलल यानी समांतर क्रम संयोजन कुल प्रतिरोध V/RP। अगर मैं यहाँ से V कॉमन लेता हूँ तो क्या क्या बचेगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये बचेगा आपका। आप देख सकते हैं यहाँ से V को कैंसिल कर सकते हैं, तो यह क्या बचेगा आपका? समांतर क्रम संयोजन के कुल प्रतिरोध का सूत्र 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। ये आपका समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि जो आपका आंसर आता है लास्ट में जाके उसको उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि जो आप आंसर निकालते हैं सूत्र से वो आंसर आता है 1/RP का, ना कि RP का। जबकि क्वेश्चन के अंतर्गत आपको जो पूछा जाता है वो समांतर क्रम का संयोजन का कुल प्रतिरोध पूछा जाता है, यानी RP का मान पूछा जाता है। तो इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जो आंसर आए उसको लास्ट में जाके उल्टा करना है ओनली समांतर क्रम संयोजन में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न को सम्मिलित कीजिए। देखो मैंने यहाँ पर पहले से ही मिला के रखा हुआ है, जैसे चींटी का डंक। अब चींटी का डंक है, यहाँ पर चींटी के डंक में क्या पाया जाता है आपका? मैथेनिक अम्ल। क्या पाया जाता है? मैथेनिक अम्ल। इसी प्रकार इमली है, इमली में क्या पाया जाता है आपका? टार्ट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। उसी प्रकार आपका टमाटर है, टमाटर में क्या पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? सिरका। सिरके में क्या पाया जाता है? सॉरी, जो अब टमाटर है ना, टमाटर में आपका पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। और ये जो सिरका है, सिरका में क्या पाया जाता है आपका? एसिटिक अम्ल। ये इस प्रकार से मिलान है। चींटी में आपका मैथोनिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल। ठीक है। अब इसके अथवा क्या क्वेश्चन दिया गया था? अथवा क्वेश्चन दिया गया था क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहलाता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप धोने के सोडे का सूत्र देख सकते हैं। धोने के सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2। तो इस धोने के सोडे के सूत्र में जो एक्स्ट्रा में जल के अणु दिखाई दे रहे हैं डॉट के बाद, ये आपका क्रिस्टलन का जल है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं CaSO4.2H2O, बहुत से एग्जाम्पल है। ये क्या आपका जिप्सम है। इसी प्रकार आप देखते हैं CaSO4.12H2O, तो ये क्या आपका POP। ये होता है आपका क्रिस्टलन का जल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस से यानी POP से जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे? अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। तो आप देख सकते हैं कि अब POP से हमें क्या प्राप्त करना है? जिप्सम। तो जिप्सम प्राप्त करेंगे तो हमें पता है कि हमारा जो POP है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O, यानी 1/H2O 1/2H2 होता है। अगर मैं इसमें 1.5 अणु जल का मिला दूं, मतलब CaSO4.1/2H2O ये होता है। अगर मैं इसमें 1/2H2O ऐड कर दूं तो जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? CaSO4.2H2O, यानी जिप्सम मिल जाएगा। यही पूछा जा रहा है आपको कि जो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस है उससे आप
जिप्सम कैसे प्राप्त करोगे? तो आप कैल्शियम जो पीओपी है उसके साथ 1.5 अणु जल का ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जिप्सम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद फ्लूइड है जो कि जल मिलाने पर पुनः जिप्सम यानी कठोर पदार्थ प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आहार जाल किसे कहते हैं? किसी जंगल के पारतंत्र के लिए आहार जाल का निर्माण कीजिए। तो देखो, आहार जाल आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी एक एक जाल का रूप, यानी जो आहार जाल की बात करें तो एक से अधिक आहार श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। अब आप देख सकते हैं चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है कि देखो, अब पौधा है, पौधे को तिलचट्टा और तिलचट्टी को मेढक और मेढक को सांप, सांप को कौन? चील। लेकिन आप देख सकते हो पौधे को चूहा भी खा रहा है, चूहे को सांप भी खा रहा है। तो ये एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? खाद्य जाल का। जंगल के पारतंत्र के लिए आहार जाल का निर्माण करना एक जटिल और सुसंगत प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों को समझना होता है। आहार जाल में विभिन्न उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक होते हैं जो पारतंत्र ऊर्जा के प्रवाह और पोषण चक्र को बनाए रखते हैं। ठीक है, अगर बात करें आहार जाल का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है तो उसमें उत्पादक होना चाहिए। उत्पादक का काम क्या है? यह प्राथमिक स्रोत है जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके खाद्य उत्पादन करते हैं। अब जंगल के पारतंत्र में सामान्यतः पौधे और शैवाल होते हैं, जैसे पेड़ है, घास है और झाड़ियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर, ये जीव जो उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? उत्पादकों पर। आमतौर पर ये शाकाहारी होते हैं। कौन होते हैं? शाकाहारी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो खरगोश, मृग, घोड़े और कीड़े आदि। ठीक है, अगर बात करें द्वितीय उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर की तो ये शाकाहारी उपभोक्ताओं को खाते हैं। मतलब ये क्या हुए? मांसाहारी, यानी ये मांसाहारी होते हैं। उदाहरण सियार, तेंदुआ, लोमड़ी। उसके बाद तृतीय उपभोक्ता तो ये मुख्य रूप से शीर्ष शिकारियों यानी एपेक्स प्रेडेटर्स के रूप में होते हैं जो कि अन्य मांसाहारी जीवों का शिकार करते हैं, जैसे बाघ और शेर। यानी ये द्वितीय उपभोक्ता वाले मांसाहारी जीवों का शिकार करते हैं। अगला अपघटक, ये मृत जीवों और पौधों को नष्ट करते हैं और पोषक तत्वों को वापस पारतंत्र में पुनः प्रवाहित करते हैं। उदाहरण बैक्टीरिया, कवक और कीड़े, ये होते हैं आपके अपघटक यानी डिकम्पोजर्स। आहार जाल का निर्माण किस प्रकार होगा था? पौधे खरगोश को खाएगा, तेंदुआ, अब खरगोश को कौन खाएगा? तेंदुआ, तेंदुए को कौन खाएगा? शेर, शेर को कौन खाएगा? बैक्टीरिया, कीड़े, यानी उसको डिकम्पोज कर देंगे। ये इस प्रकार आप आहार जाल का निर्माण कर सकते हैं। यानी इस प्रकार जंगल के पारतंत्र ऊर्जा का प्रवाह और जीवों के बीच पोषण संबंधों को समझाया जा सकता है। यह आहार जाल का पारतंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन क्या था? अब देखो, इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे कि जैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं? कचरा प्रबंधन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण यानी जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो फल, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़े, जूट, कागज आदि। लेकिन अब देखो, ये तो था आपका जैव निम्नीकरण। अब अगला, इसी में अगला क्वेश्चन क्या था? कचरा प्रबंधन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखो, कचरे को अलग अलग तरीके से बांटना चाहिए, कचरे को कम करना चाहिए, कचरे का दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, कचरे को रिसाइकल करना चाहिए, कचरे को जलाकर नष्ट करना चाहिए, और क्या, कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निपटाना चाहिए, कचरे को शहर से बाहर ले जाकर गड्ढे में नहीं डालना चाहिए, कचरे को अलग तरह से इकट्ठा करना चाहिए, कचरे से जुड़े खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो जो कचरा होता है उसका प्रबंधन करते समय हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित सूत्रों, रासायनिक सूत्रों के आईयूपीएसी नाम। अब पहला रासायनिक सूत्र क्या था आपके पास? पहला रासायनिक सूत्र था CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये देखो, ये आप इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो, आप इसमें सबसे पहले क्या करें? नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3 और 4। आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत आपको कितने कार्बन दिए गए हैं? 4। अब 4 कार्बन है तो आपको पता है 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? ब्यूट। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। लेकिन मैंने क्या, आपने पढ़ा होगा कि जो सिंगल और डबल बॉन्ड अगर साथ साथ आए तो सबसे
जो प्राथमिकता है, ज़्यादा प्राथमिकता है वो किसको दी जाती है? डबल बॉन्ड को। अब ये भी देखना है हमें कि डबल बॉन्ड कौन से स्थान पर है। तो डबल बॉन्ड कौन से स्थान पर है? तो दूसरे नंबर पर, दूसरे स्थान पर है। तो हम क्या लिखें? 4 कार्बन को क्या लिखते हैं? ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट प्लस। अब जो दो डबल बॉन्ड है आपका वो किस स्थान पर है, उस स्थान को भी लिखना है। कौन से स्थान पर है? 2 पे। तो क्या लिखेंगे? 2 इन। अगर इसको हम मिलाकर लिखते हैं तो आपका IUPAC नाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? 2 ब्यूटीन। क्या बन जाएगा? 2 ब्यूटेन। ये था आपका पहला नाम। पहले IUPAC नाम क्या था आपका, जो आपको सूत्र दिया गया था उसका नाम क्या बन रहा है? 2 ब्यूटीन। क्या बन जाएगा? 2 ब्यूटीन। ठीक है। दूसरा क्या था आपका? दूसरा था आपका CH3। देखो ये मिस्टेक है यहाँ पर, CH3 CH3 CHO, लेकिन ये क्या होगा? CH3 CH2 और CHO। ठीक है। अब आपको पता है जो CHO है वो कौन सा प्रकारात्मक समूह? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है? आप जानते हैं कि एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है? अल। क्या होता है? अल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 और 3। अब 3 कार्बन है, तब तो आप जानते हैं कि 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉप। क्या बोलते हैं? प्रॉप। ठीक है। अब आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड है, तो एकल बॉन्ड आता है तब क्या लिखते हैं हम? एन। क्या लिखते हैं? एन। ठीक है। प्लस। अब जो CHO कौन सा प्रकार था? सुनो, एल्डिहाइड, उसका अनुनाम क्या होता है? अल। अगर आप इसको मिलाकर लिखोगे तो आपका IUPAC नाम मिल जाएगा को प्रोपेनल। क्या मिल जाएगा? प्रोपेनल। दूसरे का नाम ये था। तीसरा क्या दिया था आपको? तीसरा दिया था CH3 CH2 COOH। क्या था? CH3 CH2 COOH। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपको तीसरा दिया गया है यहाँ पर, इसका प्रकारक समूह COOH, इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्जिलिक अम्ल। अब आपको पता है इसी प्रकार 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? एकल बॉन्ड, तो क्या लिखते हैं? एन। अब ये क्या है? कार्बोक्जिलिक अम्ल में प्रकारात्मक समूह, इसका अनुनाम क्या होता है? प्रोपेनोइक। इसका क्या अनुनाम क्या होता है? ओइक अम्ल। तो इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे तो प्रोपेनोइक अम्ल। तीसरे का IUPAC नाम क्या हो जाएगा आपका? प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है। अगला क्या दिया गया था? चौथा आपका CH3 CH2 CH3। ये तो सबसे सिंपल था आपका। कितने? 4 कार्बन दिए थे, CH3 CH2 CH2 और CH3। कितने कार्बन थे? 4 कार्बन। कितने थे? 4 कार्बन। 1 2 3 4। ना तो आपके पास इसमें कोई डबल बॉन्ड था, ना ही इसमें कोई प्रकारात्मक समूह था। तो इसका आपको सीधे सीधे नाम लिखना था कि 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड है तो नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। क्या बन जाएगा नाम? ब्यूटेन। ठीक है। ये थे आपके IUPAC नाम। अगला क्वेश्चन था इसका अथवा में कि जब साबुन को जल में डाला है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? ये पूछ रहे हैं, जब साबुन को जल में डाला जाता है तब तो मिसेल का निर्माण होता है, लेकिन क्या एथेनॉल जैसे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में मिसेल का निर्माण नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन के अणु एथेनॉल में घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? साबुन के अणु एथेनॉल में घुल जाते हैं, लेकिन जल में नहीं। जब साबुन को पानी में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन के अणुओं के आयनिक सिरे पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं पानी में अघुलनशील होती हैं। ठीक है। अब मिसेल बनने का तरीका क्या है? तो साबुन के अणुओं में एक आयनिक सिरा, एक कार्बनिक सिरा, यानी 2 सिरे होते हैं साबुन के अणु, एक तो आयनिक, एक कार्बनिक। कार्बनिक सिरा तेल या चिकनाई के साथ जुड़ जाता है और आयनिक सिरा पानी के साइड जुड़ जाता है। अब पानी में ध्रुवीय पूंछ जल से दूर होती है और ध्रुवीय सिरा जल की ओर होता है। ध्रुवीय सिरा, पानी में जो ध्रुवीय पूंछ होती है वो जल से दूर होती है और ध्रुवीय सिरा जल की ओर खींचा जाता है। इस प्रकार साबुन के अणु जल में निकलते हैं और मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन क्या था कि मानव में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र होना। ये तो इस प्रकार के चित्रों को आपको NCERT से बनाना सीखना है। बोर्ड एग्जाम में बार बार आपको जैव प्रक्रम वाले चैप्टर से डायग्राम पूछा जाता है। और एक आप जीव जनन कैसे करते हैं, यानी बायोलॉजी की जितने भी डायग्राम है आपके क्लास 10th की विज्ञान है, वो सारे के सारे आपको बनाना आना चाहिए, नामकरण सहित। अब
अगला क्वेश्चन था इसी में, वृक्क के कोई दो कार्य लिखिए। क्या वृक्क के कोई दो कार्य? तो पहला कार्य था शरीर से नाइट्रोजन विशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। दूसरा कार्य था शरीर के आंतरिक वातावरण का संतुलन बनाए रखना। इस अगला क्वेश्चन इसी में पूछा गया था आपको, कृत्रिम अपवन किसे कहते हैं? डायलिसिस। तो कृत्रिम अपवन को डायलिसिस ही कहते हैं। अब क्यों, किस लिए किया जाता है? तो यह रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। कैसी विधि है? कृत्रिम अपवन रक्त शोधन की कृत्रिम विधि। अब इस कब किया जाता है इसको? तो जब किसी व्यक्ति के गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं तब डायलिसिस कराई जाती है। इसे कृत्रिम वृक्क भी कहा जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति की किडनी या गुर्दे सही से काम करना बंद कर देते हैं तब व्यक्ति का कृत्रिम अपवन कराया जाता है। अब अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था आपको, मानव हृदय की लंबवत काट का चित्र बनाइए। क्या बनाना है? मानव हृदय का चित्र बनाना है। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी कुछ इस प्रकार का आपका डायग्राम दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे भी कोशिश करके बनाना सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, धमनी और शिरा में कोई दो अंतर लिखिए। तो पहला अंतर क्या हो जाएगा? देखो, वे रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, इनमें शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह होता है। यानी पहले देखो, दो अंतर लिखने हैं। तो रक्त वाहिनियाँ, धमनी किसे कहते हैं? ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। और दूसरा जो रक्त धमनी होती है उनमें कैसा रक्त प्रवाह होता है? शुद्ध। लेकिन अगर शिराओं की बात करें तो ये रक्त को हृदय की ओर लाती हैं और इनमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जिसे हम बेऑक्सीजनित रक्त भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य लिखिए। तो रक्त में देखो, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर शरीर के ऊतकों तक पहुंचाना। यह किसका काम है? हीमोग्लोबिन का। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के ऊतकों से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना, यह भी किसका कार्य है? हीमोग्लोबिन का। और तीसरा कार्य है लाल रक्त कोशिकाओं को उनका लाल रंग देना, भी किसका काम है? हीमोग्लोबिन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने का चित्र बनाइए। जबकि अब कब चित्र बनाना है? तो यदि बिंब अंत पर हो और दूसरा बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब उपरोक्त दोनों स्थितियों में प्राप्त प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति भी लिखनी है। तो देखो, सबसे पहले बात करें प्रकाश के परावर्तन की। तो जब सूर्य से आपतित प्रकाश किरण परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो इस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं, जो आपको रेड रेड रे दिख रही है, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। देखो, ये आपका मिरर है यानी शीशा है, ये इससे टकराने के पश्चात जो आपकी रे है, ग्रीन रे, उसी माध्यम में जा रही है जिस माध्यम से आई थी। ठीक है। तो इस घटना को हम क्या बोल रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये जो और ये बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं हम क्या? अविलंब। क्या बोलते हैं? अविलंब। ठीक है। जो आपका आपतित किरण अविलंब के बीच में कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, जिसे लिखते हैं हम आई से। किससे लिखते हैं? आई से। और लेकिन जो आपका अविलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है उसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण, जिसको किससे लिखते हैं? आर से। ठीक है। अब देखो, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि बिंब अनंत पर है। कहाँ पर है? अनंत पर। तो चित्र कहाँ पर बनेगा? तो आप देख सकते हैं, आप चित्र कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर। अब कैसा बन रहा है? बिंदु समान। कैसा बन रहा है? बिंदु समान। और इस बात का ध्यान रखना है, जो अवतल दर्पण चित्र बनाता है, 5 कंडीशन, अवतल दर्पण की 6 कंडीशन होती है, तो 5 कंडीशन में उल्टा और वास्तविक बनाता है। कैसा बनाता है? उल्टा व वास्तविक। आप देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब में बिंदु समान है, अत्यधिक छोटा है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन में बात करें, जो आपका प्रतिबिंब है यानी बिंब में वक्रता केंद्र पर रखा हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप देख सकते हैं, जो प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है? जब बिंब वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी आपका कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही। कैसा बन रहा है? समान बन रहा है। कैसा बन रहा है? समान बन रहा है। सी पर बन रहा है, यानी सी यानी वक्रता केंद्र समान बन रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा? उल्टा और वास्तविक। 5 कंडीशन में कैसा बनाता है? उल्टा व वास्तविक। यही पूछा गया था आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अब देखो, इस क्वेश्चन के अथवा में दिया गया था, लेंस को परिभाषित कीजिए। लेंस किसे कहते हैं? तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ कैसे हो? गोलीय, तो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। दूसरा था, अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 2f1 तथा f1 के मध्य स्थित किसी बिंदु पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब बनाने के किरण आरेख चित्र बनाइए, प्रतिबिंब की प्रकृति भी लिखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 101% देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपको लेंस से मिलेगा तो एक क्वेश्चन आपको दर्पण से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पहले ही बना के दिखा हुआ है चित्र। ठीक है। जो 2f1 और f1 की बस
बीच वस्तु रखी हुई है। जो प्रतिबिंब में आपका प्रकाश एक केंद्र और F1 के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है? तो सीधा। कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है, लेकिन छोटा बन रहा है। और आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि अगर प्रतिबिंब डैश डैश लाइन से मिलाने पर बनता है तो उसको वो कैसा बोलते हैं? आभासी। कैसा बोलते हैं? आभासी। तो ये आपका आकार हो गया और उसकी प्रकृति भी हो गई। अगला क्वेश्चन था इसी का, जब प्रकाश दो माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर अविलंबित होता है यानी आपतित होता है तो क्या होता है? तो जब प्रकाश दो माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर यानी अवलंब पर आता है तो वह बिना अपवर्तित हुए अपने ही पूर्व मार्ग पर वापस आ जाता है। यानी ये इस प्रकार का कुछ सीन बन रहा है यहाँ पर। जैसे ये आपकी परावर्तक सतह और यहाँ पर अविलंब है, और इसी पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो जाए तो आपको बताए कि जो आपकी प्रकाश किरण अविलंब से जितनी डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात उतनी डिग्री के कोण पर वापस जाती है। तो जो आपकी आपतित किरण है ब्लैक वाली, वो अविलंब से 0 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसी प्रकार ये किससे वापस लौट जाएगी? 0 डिग्री के कोण पर ही वापस लौट जाएगी। ये घटना हुई थी यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आपका क्लास 10 साइंस के प्री बोर्ड का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।